कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा एक बार फिर से सिटिंग अरेंजमेंट। मुझे कमेंट बॉक्स में पता चला कि सिटिंग अरेंजमेंट के केवल सर आपने 5 क्वेश्चन ही समझाए थे, इसलिए कुछ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आइए ताकि इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझा जा सके। कुछ बच्चों ने मेरे से, जो मेरे आसपास जो बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ते हैं, उन्होंने भी यही रिक्वेस्ट करी थी कि सर कुछ और क्वेश्चंस की आप सीरीज बनाएं जिसमें काफी से ज्यादा क्वेश्चन हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो। तो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन लेकर के, जिसमें अलग अलग तरीके की वैरायटी मिलेगी। और क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट है, बहुत ही तरीके से समझिएगा, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। हर क्वेश्चन को नोट जरूर करिएगा और जो भी क्वेश्चन में चीजें आ रही हैं उसको समझते जाइएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को और प्रश्न नंबर 1 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 को रीड करते हैं। नंबर 1, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। लड़कियां 5 हैं, बैठी कैसे हैं? पंक्ति में बैठी हैं। लिखा हुआ है कि पी एम के बाईं ओर बैठी है और ओ के दाईं ओर बैठी है। पी जो है वो एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर बैठी है, जबकि आर एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है। तो बीच में कौन बैठा है ये बताना है। बीच में कौन बैठा है ये बताना है। तो सबसे पहले, क्योंकि पंक्ति में कही गई है बात, तो एक हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। लाइन को ड्रॉ करते ही हमें ये क्लियरिटी आ जाती है, क्योंकि बच्चे पंक्ति में बैठे हैं तो लाइन बनाना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले जो बात कही गई है, क्या कहा गया है, पी जो है वो एम के बाईं ओर बैठा है। एम के बाईं ओर कौन बैठा है? पी बैठा है। तो बायां हमारा साइड इधर हो जाएगा। मान लेते हैं कि एम यहां पर बैठा हुआ है। एम के बाईं ओर कौन बैठा है? पी बैठा है। ठीक है, पी बैठा दिया। जबकि पी ओ के दाईं ओर बैठा है, तो ओ के दाईं ओर बैठा मतलब ओ कहां बैठेगा? ओ इस साइड बैठेगा। ओ के दाईं ओर पी बैठ गया। ठीक है, यहां समझ में आ गई बात। और इस क्वेश्चन में अगर हम पीछे जाएं तो क्या लिखा है? पी एम के बाईं ओर, पी जो है वो एम के बाईं ओर बैठा हुआ है, जबकि ओ के दाईं ओर बैठा है तो ओ के राइट हैंड साइड में बैठा हुआ है। अब लिखा हुआ है आर एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर है। आर जो है वो एन के दाईं ओर है, एन के दाईं ओर। ठीक है, अब इस लाइन को थोड़ा सा और मैं बढ़ा लूंगा, क्योंकि मेरी लाइन जो है वो छोटी पड़ रही है। तो इस लाइन को बढ़ाते हुए अब मैं अपने क्वेश्चन के आगे तरफ बढ़ता हूं। लिखा है आर जो है बेटा, आर यहां पर कहीं शामिल है, अभी इसने कोई भी जगह नहीं ली है, इसलिए आर तो नहीं है। और फिर कह रहा है एन के दाईं ओर है। एन के दाईं ओर है, लेकिन एन ने भी अभी कोई जगह नहीं ली है, परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है। कौन? आर। तो किधर? ओ के बाईं ओर, और ओ के बाईं ओर का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आर बैठी हुई है, बैठा दिया। और एन के दाईं ओर बैठी है, मींस एन इसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा और जो आर है वो राइट हैंड साइड में हो गया। आपकी लड़कियां कितनी थी? 5। ठीक है, क्या यहां पर 5 ऐसी लड़कियां दिख रही हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, पांचों लड़कियां बैठ चुकी हैं। और अगर लाइन को थोड़ा सा सेपरेट कर लें तो मुझे लगता है, अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है क्या कि बीच में कौन बैठी है। तो बीच में आप देख सकते हैं कौन बैठी है। अगर 5 लड़कियां हैं तो तीसरे नंबर की जो लड़की होगी, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ देखें या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखें, तो तीसरे नंबर की जो लड़की होगी वो आपकी बीच में बैठी होगी। तो लेफ्ट हैंड से मैं राइट हैंड की साइड की तरफ चलता हूं तो 1 2 3 नंबर पे हमारा ओ आ रहा है, और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ चलूं तो 1 2 3 तब भी यही नंबर आ रहा है। तो ओ जो लड़की है, ओ नाम की जो लड़की है वो बीच में बैठी है। आपके ऑप्शन हम चेक करते हैं। ऑप्शन हमारा ए पर पहली बार में ही लिखा हुआ है कि ओ बैठा है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बी सी और डी रॉन्ग हो जाएंगे।
अगर आपको क्लियरिटी आई है, क्वेश्चन आपको समझ में आया है, मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप अगर ऐसे बैठे रहेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा, हमारा इंप्रेशन जो है अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए अगर बात समझ में आ रही है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर अगर आपकी मर्जी हो तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, ए बी सी डी और ई एक ही बेंच पर बैठे हैं, उनमें ए बी के बराबर में बैठा है, बी के बराबर में बैठा है, मतलब सॉरी, उनमें ए बी के बराबर में बैठा है, ए और बी दोनों एक दूसरे के बराबर में बैठे हैं, मतलब साथ साथ बैठे हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो बराबर का मतलब क्या हो जाएगा, साथ साथ बैठना, साथ साथ। और साथ साथ बैठना यहां पर कोई दिशा दी नहीं गई है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बैठा है कि राइट हैंड साइड बैठा है, तो आप एक दूसरे को किधर भी साइड बैठा सकते हैं, ठीक है। फिर क्या कहा जा रहा है, सी डी के बराबर में बैठा है, सी और डी दोनों भी एक ही साथ बैठे हुए हैं, परंतु डी ई के पास नहीं बैठा है, ये कंडीशन आ गई। पहली कंडीशन आपकी यही है। फिर क्या लिखा है, क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा हुआ है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बैठा हुआ है। सी का स्थान दाईं ओर है, दाईं ओर से दूसरा है, दाईं ओर से दूसरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दाईं ओर से दूसरा है, तथा ए बी और ई के दाईं ओर बैठा है। जो ए है वो बी और ई के दाईं ओर है, परंतु ए और सी साथ बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। तब ए किस स्थान पर बैठा है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत ही प्यार से प्रेम से समझिएगा, ठीक है। तो कॉपी पेन लेकर के आप बैठे ही हैं, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। आपके ऑप्शन है, ए बी और डी के बीच में बैठा है, ऑप्शन बी और सी के बीच में बैठा है, ऑप्शन सी ई और डी के बीच में बैठा है, या फिर ऑप्शन डी सी और ई के बीच में बैठा है। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर क्या बोला गया है, बेंच, और बेंच तो हमारी लाइन टाइप की होती है, तो एक लाइन को हम लोग पहले क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन को हम लोगों ने कर लिया ड्रॉ, लाइन ड्रॉ कर ली। सबसे पहली बात जो कही गई है वो क्या है, ए बी के बराबर में बैठा है, चलो ठीक है, साथ साथ बैठे हैं, और साथ साथ बैठे हैं तो मतलब हमने क्या करा, ए और बी को साथ साथ बैठा दिया। यहां पर कोई ये कंडीशन नहीं दी गई है कि ए और बी एक दूसरे के दाईं ओर या बाईं ओर बैठे हैं, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो हम उसको बहुत ही फ्रीली तरीके से हम किधर भी बैठा सकते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। सी और डी वो भी बराबर बैठे हुए हैं, लेकिन सी और डी को बराबर बैठाने के लिए अभी हम आगे चलेंगे, क्योंकि सी और डी जहां भी बैठे हुए हैं, ये कंडीशन हमें ये नहीं बताती कि किधर साइड बैठे हुए हैं, बी के साइड में बैठे हुए हैं कि ए के साइड में बैठे हुए हैं। इसलिए इस लाइन को अभी फिलहाल में हम लोग ब्रेक करते हैं, मींस बाद में करेंगे। अब परंतु लिखा हुआ, परंतु पहली जो कंडीशन है वो पढ़ लेते हैं। लिखा है डी ई के पास नहीं बैठा है, डी जो है वो ई के पास नहीं बैठा है, वो किधर बैठा है, तो क्योंकि ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, तो हम क्या करते हैं, बाएं मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम ई को ऐसे बैठा देते हैं, ठीक है, बाईं साइड में बैठा देते हैं। ई बेंच के बाएं किनारे पर बैठा है, मतलब डी के बराबर में नहीं बैठा है, तो इसका मतलब क्या है, डी के साथ नहीं बैठा है, ठीक है, डी के साथ नहीं बैठा है, और किसके साथ बैठा है, सी और डी के साथ बैठा है। तो ठीक है भाई, हम क्या करेंगे, सी को यहां बैठा देते हैं और डी को यहां बैठा देते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि सी और डी एक साथ बैठे हुए हैं, जबकि ई डी के पास नहीं बैठा हुआ है, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है, सी का स्थान दाईं ओर से दूसरा है। अब अगर दाईं ओर से देखेंगे, दाईं ओर से, पर दाईं ओर से तो यहां पर इसका कितना आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, दाईं ओर से दूसरा आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि सी और डी यहां पर नहीं बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है सी और डी
कहां बैठे हुए हैं? इस साइड में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये तो लेफ्ट हैंड साइड है और वो दाईं ओर से बोल रहे हैं, तो दाईं ओर से इधर साइड चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो पहला और दूसरा, दूसरे नंबर पर सी बैठा हुआ है। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि लिखा हुआ है कि ए, बी और ई के दाईं ओर बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जहां पर हमने ए और बी बैठाला है, एक्चुअली में वहां पर ए और बी बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि यहां पर अगर देखें ए तो बी और ई के बीच में बैठा है और वहां पर बात आ रही है कि बी और ई के दाईं ओर बैठा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो ए है वो इस साइड होगा और बी इस साइड होगा। बस इनकी जगह को चेंज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जगह को चेंज किया मैंने, ठीक है। तो अब अगर हम देखें क्या कि बी और ई के दाईं ओर ए बैठा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, परंतु जो ए है वो सी के साथ बैठा है, ठीक है। ए सी के साथ में, ए जो है वो सी के साथ बैठे हैं। तब ए किस स्थान पर बैठा है? बच्चे कितने हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पूछा जा रहा है ए किस स्थान पर बैठा है। देखें तो वो बी और सी के बीच में बैठा हुआ है, बी और सी के बीच में। तो अगर पहला वाला ऑप्शन देखें तो बी और डी के बीच में बैठा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन चेक करें, बी और सी के बीच में बैठा है, ये वाला ठीक हो जाएगा। सी रॉन्ग हो जाएगा, डी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में भाषा का थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल आ गया है, इसलिए इस स्टैंडर्ड लेवल को इजी बना करके इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? अब की बार व्यक्ति कितने बैठे हैं? 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में खड़े हैं। अब की बार ये खड़े हैं, बैठे नहीं हैं। अब हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता खड़े हैं या बैठे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि उनकी दिशाएं क्या हैं, या वो लेफ्ट हैंड साइड में बैठे हैं या वो राइट हैंड साइड में बैठे हुए हैं। तो इसलिए आगे ही पढ़ते हैं, क्या दिया है? सी और डी एक दूसरे के सन्निकट ई के बगल में खड़े हैं। पहली कंडीशन आ गई है, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? बी केवल ए के बगल में ही खड़ा है, ए का एफ से चौथा स्थान है, इस कतार के दोनों अंतिम छोरों पर कौन खड़े हैं? और ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी के 2009 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन हमारे दिए गए हैं ए और एफ, ऑप्शन नंबर बी और डी, ऑप्शन नंबर सी बी और एफ, और डी इनमें से कोई नहीं। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन को ड्रॉ करेंगे, लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया है और पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। हमारे पास 6 पर्सन्स खड़े हुए हैं और पहली जो कंडीशन है वो ये कहा जा रहा है क्या कि सी और डी एक दूसरे के सन्निकट ई के बगल में खड़े हुए हैं। तो ई के बगल में खड़े हुए हैं, तो ई मैंने यहां पर बना लिया, मतलब यहां पर खड़ा कर दिया ई को, और सन्निकट यानी एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। तो सी और डी एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, कोई दिशा दी नहीं गई है। एक चीज और समझ लीजिएगा कि पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंगली इसको हम चेंज भी करेंगे, क्योंकि अभी आगे हमको कोई भी कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमको किसी भी व्यक्ति को इधर से उधर करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक सारी पॉसिबिलिटीज सही नहीं हो जाती, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली नहीं हो जाती, तब तक हम उनको उनकी जगह से इधर उधर मीन्स उनकी जगह को बदल सकते हैं। तो इस बात से आप लोग घबराइएगा नहीं कि ये क्या है, क्योंकि क्वेश्चन है और क्वेश्चन में अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि सी और डी का प्लेस क्या है, लेकिन ये पता है कि ये ई के साथ में, ई के बगल में है। अब ई का बगल वो लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में, ये यहां पर नहीं क्लियर किया गया है। इसलिए हम नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं। लिखा है बी केवल ए के बगल में ही खड़ा है। जो बी है वो ए के ही बगल में खड़ा है, लेकिन अभी ए यहां आया नहीं है। तो अभी इस लाइन को होल्ड करके चलते हैं, यानी क्रॉस कर दिया मैंने। फिर क्या लिखा है?
ए का एफ से चौथा स्थान है, ए का एफ से चौथा स्थान है, तो इसका मतलब यह है हमारे पास अगर हम देखें जो कंडीशन है कि बी केवल एक ही बगल में खड़ा हुआ है और ए का एफ से कितना स्थान है, चौथा स्थान है। अगर हम देखें एफ को अगर हम यहां प्लेस कर दें, किधर प्लेस कर दें, इस साइड में प्लेस कर दें, इस साइड में प्लेस कर दें और एफ को इस साइड में प्लेस कर दें, तो आप देखेंगे एफ से ए का चौथा स्थान ही होगा। एफ से 1 2 3 4 एफ से चौथा स्थान है। बी हम यहां पर बना लेते हैं। तो अब हमारी स्थिति है कि 1 2 3 4 5 6 ये 6 व्यक्ति अपने अपने जगह पर खड़े हो गए हैं। पहली कंडीशन को अगर हम पढ़ें, क्या कहा गया है कि सी और डी एक दूसरे के सन्निकट ई के बगल में खड़े हुए हैं। ठीक है, तो सी और डी जो है वो ई के बगल में खड़े हुए हैं। अब बी केवल एक ही बगल में खड़ा हुआ है, तो बी एक ही बगल में खड़ा हुआ है। ए सबके बगल में खड़ा हो सकता है, लेकिन बी केवल ए के बगल में खड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में ए का एफ से चौथा स्थान है, ए का एफ से चौथा स्थान है। तो इस तरीके से हमने इनको प्लेस्ड कर दिया है और वहां बताया ही जा रहा है कि ए का एफ से चौथा स्थान है। मींस अगर हम देखें एफ से तो 1 2 3 4 चौथा स्थान ए का है एफ से, और कह रहे हैं कि बी जो है वो केवल एक ही बगल में खड़ा हुआ है, इसलिए बी को केवल एक ही बगल में खड़ा किया है। बी के बगल में ए है और उसके बगल में कोई नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि एक एंड की तरफ ये खड़ा होगा, यानी एक एंड ये होगा राइट हैंड साइड में बी, और दूसरा एंड अगर आप देखें तो एक आपका हो जाएगा एफ। तो अब हमको जो दिख रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया कि इस कतार में यानी इस लाइन में दोनों अंतिम छोरों पर, तो एक अंतिम छोर ये रहा और दूसरा अंतिम छोर ये रहा, कौन कौन खड़े हैं। तो अगर आप देखें एफ और बी खड़े हैं, ऑप्शन चेक करेंगे, क्या ए और एफ हैं, नहीं, ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। क्या बी और डी हैं, नहीं, ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा। सी, क्या बी और एफ हैं, ऑप्शन सी आपका ठीक हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखा है 6 व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू और आर हैं। 3 व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हैं। मतलब अब की बार 2 पंक्तियां बनी हुई हैं और उसमें 3-3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो अगर 3-3 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अब की बार 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, 2 लाइंस। 2 लाइंस को ड्रॉ करेंगे, लाइन को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं और उसके बाद में अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहा गया है, क्यों किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा हुआ है। अंत में नहीं बैठा है मतलब व्यक्ति कितने बैठे हैं, 3 और 3। तो हम क्या करते हैं, 3 प्लेसेस को हम लोग यहां पर इंडिकेट कर देते हैं। तो इसका मतलब है अंत में बैठा नहीं, तो क्यों बैठा कहां पर है, क्यों यानी कि बीच में बैठा हुआ है। समझ में आ रही बात। अब अगर क्यों बीच में बैठा हुआ है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, लिखा है पी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। पी जो है वो आर के बाईं ओर, आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मान के चलते हैं कि आर जो है वो एक एंड पे बैठा हुआ है और उसके बाईं ओर पी बैठा हुआ है, वो भी कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर। मतलब पी यहां पर बैठा होगा दूसरे स्थान, यानी 1 और 2। क्लियर हो गई बात। ठीक है, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पहली वाली पंक्ति में 3 स्टूडेंट्स बैठ चुके हैं। लेकिन अगर देखें आगे की बात करें कि क्या कि ओ क्यू का पड़ोसी है, ओ जो है
वो Q का पड़ोसी है। किसका पड़ोसी? Q का। और P के विकर्णवत सम्मुख है, P के विकर्णवत सम्मुख है। तो विकर्णवत का अगर बात देखें तो ये विकर्णवत तो बेटा ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे, इस तरीके से होता है विकर्णवत, यानी कि तिरछा, तिरछा। तो मतलब जो R की जो प्लेस होगी वो, सॉरी, जो O की प्लेस होगी वो आपका यहां पर बैठेगा, यानी R के बिल्कुल सम्मुख बैठेगा। ठीक है। और कह रहे हैं O Q का पड़ोसी है, तो Q का पड़ोसी भी हो गया। ठीक है। और P के विकर्णवत सम्मुख है, ये बात भी सही हो गई। अब आगे क्या है लिखा है, N R का पड़ोसी है। N जो है वो R का पड़ोसी है। ठीक है। उपरोक्त सूचना के आधार पर N के सम्मुख कौन बैठा हुआ है? अगर R का पड़ोसी है तो इसका मतलब यह है कि N की जो जगह होगी, N की जो जगह होगी वो मिड में होगी। तो इसका मतलब है कि N की जो जगह होगी वो Q के सम्मुख होगी। तो इसलिए N आपका प्लेस्ड हो जाएगा Q के सम्मुख। अब हमने 5 व्यक्तियों को बैठा दिया है, बचा कौन है हमारे पास? M। तो M की जो प्लेस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? यहां पर हो जाएगी। तो अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पूछा गया उपरोक्त सूचना के आधार पर N के सम्मुख कौन है। तो N के सम्मुख देखते हैं कौन है। बेटा N के सम्मुख तो Q दिख रहा है। N के सम्मुख क्या दिख रहा है? Q। तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहां R दिया है। ऑप्शन नंबर बी में Q दिया गया है, इसलिए बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख रहा होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 5 में ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक गोल मेज के, अब देखिए पंक्ति नहीं आ गया, अब क्या आ गया? गोल मेज आ गई। गोल मेज के इर्द गिर्द स्थायी रूप से रखी हुई कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, किंतु आवश्यक नहीं है कि उनके बैठने का क्रम यही है कि जैसे यहां पर दिया गया है। यह मतलब है, यह देखा गया है कि जो ए है वो डी और एफ के बीच में बैठा है, जबकि सी डी के सम्मुख है और डी और ई अगल बगल कुर्सियों पर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य होगा? यह क्वेश्चन यूपीएससी के 2000 में पूछा गया था, यानी ये क्वेश्चन 2000 में आया था। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। गोल मेज बनाते हैं। गोल मेज हमारी इस तरीके से रहेगी, सर्किल टाइप की, और वहां पर कुर्सियां पड़ी हुई हैं। अब जैसा जैसा हमसे बोला जा रहा है वैसा वैसा हम लोग करते जाएंगे। तो पहले क्या दिया गया है? पहले बोला गया है कि ए, डी और एफ के बीच में बैठा है, तो ए को मैं बैठा देता हूं यहां पर, और डी और ई के बीच में बैठा है, तो डी यहां हो गया और ई यहां हो गया। सॉरी, ई के नहीं, डी और एफ के बीच में बैठा, डी और एफ के बीच में बैठा है, बैठ गया। लिखा है सी जो है वो डी के सम्मुख बैठा हुआ है, तो इसका सम्मुख क्या होगा? सम्मुख वाला तो एरिया ये होगा, तो डी के सम्मुख सी बैठा हुआ, तो सी यहां पर बैठ गया। ठीक है। डी और ई अगल बगल, डी और ई अगल बगल कुर्सियों पर नहीं है, तो डी और ई अगर अगल बगल कुर्सियों पर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि फिर ई बैठा कहां है? एक्चुअली में हमारे पास जो स्टूडेंट है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं, बैठे 4 हैं। अगर डी अगल बगल वाली कुर्सी, डी और ई अगल बगल कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, तो मान के चलते हैं कि कहीं तो ई बैठा ही होगा। लेकिन अब हमारे पास प्लेस कितने रह गए? प्लेस अगर देखें तो हमारे पास 2 अभी खाली हैं, और 2 प्लेस जो खाली हैं वो आपके हो सकते हैं, एक ई हो सकता है और एक बी हो सकता है। तो इसका मतलब है डी, और अगर ई यहां पर बैठा लेते हैं तो ये कंडीशन आपकी फॉलो नहीं करेगी। इस हिसाब से कौन सी कंडीशन? क्या कि डी और ई अगल बगल कुर्सियों पर नहीं है,
तो अगल बगल कुर्सियों पर नहीं है, ना तो इधर बैठा है ना तो इधर बैठा है, तो ई कहां बैठा है, ई बैठा है यहां पर। ठीक है, तो फिर अब बी के लिए कोई कंडीशन दी नहीं गई थी, तो बी के लिए कंडीशन ये हो जाएगी कि बी डी के बगल में बैठ सकता है। तो अब अगर आप देखें तो हमारी गोल मेज तैयार हो गई है, और गोल मेज के अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को अगर रीड करें दोबारा तो क्या देखते हैं, ये पॉसिबिलिटीज बन रही है। पहली जो बात बोली गई थी वो ये बोली गई थी कि ए डी और एफ के बीच में है। देखिए ए जो है वो डी और एफ के बीच में बैठा हुआ है, बिल्कुल सही बात है, तो ये मेरी बात जो है वो ठीक हो जाती है। इसके बाद में सी डी के सम्मुख बैठा है, सी जो है वो डी के बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, ये बात बिल्कुल सही हो गई। डी और ई, जो डी और ई हैं वो क्या अगल बगल बैठे हुए हैं, नहीं बैठे हुए, एक दूसरे के अगल बगल बैठे नहीं बैठे हुए, तो ये बात भी हमारी सही होती दिख रही है। बी के लिए कोई बात नहीं थी, इसलिए जो बचा हुआ प्लेस है वो बी के लिए हो जाएगा, इसलिए बी को आप यहां पर प्लेस्ड कर सकते हैं। आगे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य होगा। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि मतलब एक दूसरे के कौन सा सत्य होगा, इनमें से देखो कौन। ए बी के सम्मुख बैठा हुआ है, क्या ए जो है वो बी के सम्मुख बैठा हुआ है, नहीं, बी तो एफ के सम्मुख बैठा हुआ है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं, डी ई के सम्मुख बैठा है, क्या डी ई के सम्मुख बैठा है, बात तो ये हुई थी कि डी सी के सम्मुख बैठा है, तो ये बात भी आपकी गलत हो जाती है, तो बी भी सही नहीं होगा। बोला जा रहा सी जो है, सी और डी अगल बगल हैं, क्या सी और डी अगल बगल हैं, ये बात भी गलत है आपकी। अब नंबर डी देखते हैं, लिखा है बी और ई अगल बगल हैं, क्या बी और ई अगल बगल हैं, देखिए बी के बगल में ई बैठा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा और आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो इस हिसाब से हमारा फिगर ये बन जाएगा। क्लियर। अब प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में कहा जा रहा है 5 छात्र एक वृत्ताकार चेयर पे बैठे हुए हैं, और उसमें बैठा क्या है, पहली कंडीशन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अभिनव, आलोक और अंकुर, ये अंकुर है, अंकुर के बीच है, जबकि अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है, आलोक अपूर्व के बाईं तरफ है, और अभिनव के दाईं तरफ उसके निकटतम कौन है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बहुत आसानी से हम एक वृत्ताकार इमेज को बनाएंगे और उसलिए समझेंगे, उससे ये समझेंगे कि हमारा आंसर क्या होगा और अपने आंसर तरफ हम पहुंच जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो जो स्टूडेंट्स हैं या विद्यार्थी हैं या कोई भी व्यक्ति हैं, वो घेरा बनाकर के खड़े कैसे हैं। अगर उनका फेस एक दूसरे के सामने यानी कि फेस अंदर की तरफ है, तो उनका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बाहर के फेस की तरफ खड़े हुए लोगों के लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से बिल्कुल अलग होगा। तो इसलिए क्वेश्चन में यह बहुत ही अच्छी तरीके से चालाकी की गई है कि यह बात बताई नहीं गई है। तो इस बात को हम लोग जब समझ पाएंगे जब हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। तो अब करेंगे क्या, कैसे समझेंगे इस बात को कि हम अपने क्वेश्चन को यहां पर बनाते हैं। तो लिखा क्या है, वृत्ताकार, एक वृत्ताकार घेरा बनाकर के खड़े हैं, कैसा, घेरा बनाकर खड़े हैं। तो एक वृत्ताकार पथ हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग बना लेंगे, और क्योंकि हमें ये नहीं मालूम है कि इनका फेस अंदर की तरफ है बाहर की तरफ है, इसलिए पहले आप बैठा लीजिए, इन लोगों को बैठाना नहीं, सॉरी खड़े करना है। तो जैसे जैसे इनकी जगह को हम पहले समझ लें कि इनकी जगह क्या है, फिर ये डिसाइड करेंगे कि इनका जो फेस होगा वो अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ होगा। चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया है कि अभिनव जी जो हैं वो आलोक जी और अंकुर जी के बीच में खड़े हुए हैं। तो ठीक है, अभिनव जी जो हैं वो आलोक जी और अंकुर जी के
बीच में खड़े हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अपूर्व अभिषेक के बाईं ओर है। अपूर्व अपूर्व कहां है? अभिषेक के बाईं ओर है। अब देखो यहां पर कहीं अपूर्व और अभिषेक जगह तो दो लोगों की बची हुई है, क्या अपूर्व और अभिषेक दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो इसलिए अभी इस बात को कह पाना मुश्किल है कि अपूर्व बैठेंगे कहां और अभिषेक की जगह बैठेंगे, इधर बैठेंगे कि इधर बैठेंगे। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आलोक जो है वो अपूर्व के बाईं तरफ है। आलोक जो है वो अपूर्व की बाईं तरफ है। अब यहीं से आपको समझना है कि इनका फेस अंदर की तरफ होगा कि बाहर की तरफ होगा। अब आप देखें, दोनों साइड में देखें, अगर आलोक के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को देखें, अगर आलोक का फेस अंदर की तरफ होगा तो इसका राइट हैंड साइड इस साइड में होगा और लेफ्ट हैंड साइड इधर साइड होगा। क्या बोला जा रहा है? आलोक जो है वो अपूर्व की बाईं तरफ है। अगर मैं अपूर्व को यहां बैठा देता हूं, अपूर्व को यहां बैठा देता हूं तो उसका भी राइट हैंड साइड इधर होगा, लेफ्ट हैंड साइड इधर होगा। ठीक है, तो अब क्या है, स्थिति क्या आ रही है, यहां पर अपूर्व को मैंने बिठा दिया और अपूर्व के बाईं तरफ ही तो आलोक बैठा है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि आलोक बैठा हुआ है, अपूर्व के बाईं तरफ आलोक बैठा हुआ है। यही तो बाईं तरफ होगा इस साइड का, तो बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है। इसके बाद में अब बचा हुआ प्लेस किसका हो जाएगा? अभिषेक का हो जाएगा। तो यहां पर अभिषेक बैठ जाएंगे, अभिषेक जी यहां पर बैठ जाएंगे। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, क्या कि इनका जो फेस है वो अंदर की तरफ होगा, मतलब एक दूसरे के फेस के सामने होगा इनका, यानी कि इधर साइड में होगा। एक तो बात ये क्लियर हो गई। दूसरा क्या है, अभिनव के दाईं तरफ। तो अभिनव का दायां कहां होगा? अभिनव का लेफ्ट हैंड साइड ही होगा, राइट हैंड साइड ही होगा, है ना। और अब यहां पर बोल रहे हैं अभिनव के दाईं, दाईं का मतलब होता है राइट हैंड। क्या होता है? राइट हैंड। तो अभिनव के दाईं तरफ उसकी निकटतम कौन है? तो अभिनव के दाईं तरफ ये उसका दायां है, दायां मतलब आलोक हो गए। और आलोक जी जो है वो ए ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में भी नहीं है, सी ऑप्शन में भी नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 में अगर आप पढ़ें तो दिया गया है कि 8 व्यक्ति दिए गए हैं। अब की बार व्यक्ति तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में आपके व्यक्ति बढ़ते जा रहे हैं। तो अब की बार 8 व्यक्ति हैं और बैठे कैसे हैं? एक वृत्ताकार मेज पर बैठे हुए हैं। तो वो व्यक्ति हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। दी गई आकृति के अनुसार, आकृति ये है आपकी, आकृति ये दी गई है, इसके अनुसार बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। मतलब ये जो व्यक्ति बैठे हैं इनका जो फेस है वो बाहर की तरफ है, ऐसे इस तरफ, ऐसे बाहर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। यदि वे सभी तीनों स्थानों तक वामावर्त घूमते हैं तो आपके पास में ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस को रीड करना है। तो इन ऑप्शंस में से कौन सी स्थिति बनने वाली है वो समझते हैं। तीनों स्थानों तक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन में दे रहा है कि बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी में ई का मुंह पूर्व की ओर होगा। ठीक है, एच का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर होगा और नंबर डी ए का मुंह दक्षिण की ओर होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में यह समझें कि वामावर्त क्या होता है। वामावर्त होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है कि अगर कोई वॉच बना लेते हैं, अगर हम इस तरीके से एक वॉच बनाएं
जिसमें आप देखते हैं कि घड़ी की जो सुइयां होती हैं, हैंड्स होते हैं, वो हमेशा इस डायरेक्शन में चलते हैं, और ये जो डायरेक्शन होती है इस डायरेक्शन को कहते हैं क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। और अगर ये हैंड्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलें, यानी कि अपने ही अपोजिट डायरेक्शन में चलें, तो ये एंटी हो जाती हैं। इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दो चीज तो आप ये समझ गए कि क्लॉकवाइज क्या है और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। तो इसको रफ कर लेते हैं। तो हमने इस बने हुए फिगर को रफ कर दिया। एक सर्किल ड्रॉ करते हैं फिर से, और इसमें पहले हम डायरेक्शन राइट कर लेंगे। ये आपकी छोटी सी उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, और ये पश्चिम है, जो कि पहले से राइट किया गया था। ये पश्चिम है। अब 3 टाइम्स वामावर्त घूमे हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं। तो यहां इस कंडीशन में उत्तर में ए था, तो अगर हम देखें, प्लेस बना लेते हैं, प्लेस पहले बना लेते हैं, उसके बाद में घुमाते हैं। तो ए जब वामावर्त घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ए आएगा एच के स्थान पर, यहां आएगा ए। इसी प्रकार जो यहां पर आ जाएगा एच, यहां पे आ जाएगा जी, इसी तरीके से एफ आ जाएगा, ई आ जाएगा, डी आ जाएगा, सी आ जाएगा और बी आ जाएगा। ऐसे आप देख पा रहे हैं। सेकेंड टाइम फिर से ऐसे ही हम लोग टर्न करेंगे तो स्थितियां चेंज हो जाएंगी। फिर ए की जगह आ जाएगा बी, एच की जगह आ जाएगा ए, जी की जगह एच हो जाएगा, एफ की जगह क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, ई की जगह एफ हो जाएगा, डी की जगह ई हो जाएगा, सी की जगह डी हो जाएगा, और बी की जगह सी हो जाएगा, और बी अपने अकॉर्डिंगली पहुंच गया। ठीक है, अब एक बार और टर्न करा लेते हैं। एक बार और टर्न कराएंगे तो जहां पर एच है वहां ए आ जाएगा, जहां ए है वहां बी आ जाएगा, जहां जी है वहां एच आ जाएगा, एफ की जगह जी, यहां पर एफ, यहां पर ई, यहां पर डी, और यहां पर सी आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली सारे फेसेस आप दे सकते हैं। तो बी का फेस किधर होगा, सी का फेस किधर होगा, ये सभी आप फेस बता सकते हैं डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली। कह रहे हैं बी का फेस, पहले वाले ऑप्शन को देखेंगे, फिर दूसरे वाले ऑप्शन को देखेंगे, फिर तीसरे वाले ऑप्शन को देखेंगे, इसी प्रकार चौथे ऑप्शन को देखेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है कि ए जो है वो बी का मुंह पश्चिम की ओर होगा। हमारा पश्चिम किधर है? हमारा पश्चिम इस साइड में है, और आप देख सकते हैं बी किस साइड है? बी हमारा पश्चिम के साइड में है। तो पहली बार में ही आपका आंसर मिल गया, बी का फेस पश्चिम की तरफ होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बाकी के आपके ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है, अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ए बी सी डी ई और एफ, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 व्यक्ति हैं, और वो एक क्रम में बैठे हैं, लेकिन बैठने का क्रम इनके ही जैसा होगा ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। तो फिर एक गोल मेज के चारों ओर व्यवस्थित रूप से रखी हुई हैं। क्या चारों ओर रखी हुई हैं? कुर्सियां रखी हुई हैं, और 6 कुर्सियों पर बैठे हैं कौन? वो लोग बैठे हुए हैं जिनके बारे में बात चल रही है। तो देखा गया है कि क्या देखा गया है कि ए डी और एफ के बीच में है। जो ए की स्थिति है वो डी और एफ के बीच में है, सी डी के सामने है, डी तथा ई समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समीपवर्ती कुर्सियों पर बैठा है? चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक गोल मेज बना लेंगे। हम लोगों ने एक गोल मेज तैयार कर ली है और आपको दिख रहा होगा, ये मैं यकीन से कह सकता हूं। तो गोल मेज में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आमने सामने की कुर्सियां तैयार कर लेंगे। कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग। तो कुछ इसको ऐसे कर ले, थोड़ा सा करीब ले आते हैं। तो एक यहां हो जाएगा और एक यहां हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये इंडिकेशन बना लिया है, मार्क कर लिया है। आप भी कर सकते हैं, कॉपी पेन आप लोग ने तैयार तो किया ही रखा होगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन यहां से शुरू हो रही है। क्या कहा जा रहा है कि जो ए है वो डी और एफ के बीच में है। तो ए जो है वो डी और एफ के बीच में मैंने बैठा दिया है। और फिर क्या बोला जा रहा है, सी डी के सामने है। सी जो है वो डी के सामने है। तो सी के सामने वाली या डी के सामने वाली सीट पर सी बैठा हुआ है। यहां पर सी बैठा हुआ है, ठीक है। ये सी बैठ गया यहां पर, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया है, डी तथा ई समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं बैठे हैं। डी के बाद ई है, वो समीपवर्ती कुर्सियों पर नहीं बैठे हैं। तो हमने ई को प्लेस कर दिया यहां और बी को प्लेस कर दिया यहां, क्योंकि डी और ई एक दूसरे के समीपवर्ती नहीं बैठे हुए हैं। तो 2 जगह बची थी, तो एक ई को यहां बैठा दिया और बी को यहां बैठा दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा युग्म समीपवर्ती कुर्सियों पर बैठा है। तो ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ए और बी तो समीपवर्ती नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सी और ई आपके समीपवर्ती कुर्सियों पर बैठे हैं। बाकी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आपके रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर? तो प्रश्न नंबर 9 के लिए और 10 के लिए क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं। ए, बी, सी, डी, ई और एफ एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं। पहली कंडीशन क्या है, लिखा है ए और सी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं तथा ई व बी भी एक दूसरे के साथ बैठे हैं। ई और बी जो है वो एफ के बाईं ओर अगला है। बी जो है वो एफ के बाईं ओर अगला है। डी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। ए ई के बगल में नहीं बैठा है। तो नंबर कितने हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्किल ड्रॉ कर लिया और सर्किल ड्रॉ करने के बाद में सबसे पहली कंडीशन की तरफ चलते हैं। कहा गया है ए और सी एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये और ये और ये और ये। तो 6 पर्सन्स जो हैं, 6 पर्सन्स यहाँ बैठे हुए हैं, 6 व्यक्ति। और किधर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की तरफ। ये केंद्र है, इधर साइड में मुंह करके बैठे हुए हैं, इधर की साइड में, ठीक है। तो अब आगे की बात क्या है, लिखा हुआ है कि ए और सी एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। हम अभी फ्री हैं, ए और सी को हम किधर भी बैठा सकते हैं। मान लीजिए ए और सी यहां पर बैठे हुए हैं, एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। फिर कह रहे हैं कि ए व बी भी एक दूसरे के साथ बैठे हैं। लेकिन एक बात यह है कि ए और बी एक साथ तो बैठे हैं, पर किस जगह बैठे हैं ये अभी डिसाइड नहीं है, इसलिए अभी इसको होल्ड करते हैं। फिर क्या कह रहा है कि जो बी है वो एफ के बाईं ओर अगला है। जो बी है वो एफ के बाईं ओर अगला है। देखो यहां पर एफ बैठा नहीं है और बी भी अभी हमने बैठाला नहीं है। तो इसलिए अगर हम बात करें बी
जो है वो F के बाईं ओर अगला है, तो इसको भी अभी हम नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है, लिखा है D और E के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। D और E के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। अब अगर हम बात करें कि D और E के बीच में अगर दो व्यक्ति बैठे हैं, तो एक बात बताओ, D को अगर हम यहां प्लेस्ड कर लें इस जगह पर, यानी C के साथ, C के साथ में, ये केवल एक पॉसिबिलिटीज है। D को हम C के साथ अगर प्लेस्ड कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर D और C के लिए कोई बात कही नहीं गई है अभी, तो D और E के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, तो इसका मतलब है अगर E हम यहां बैठाल दें, E अगर यहां बैठाल दें, तो D और E के बीच में दो व्यक्ति बैठ गए। इधर से देखें या फिर इधर से देखें, दोनों ही तरफ से हमें दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। अब बात यह आ रही है कि E के साथ में B भी बैठा हुआ है, तो B को मैंने E के साथ बिठा दिया, क्योंकि एक दूसरे के साथ बैठे हैं, बोल रहे हैं। अब बचा कौन सा, A B C D E, F रह गया है, और F को भी मैंने यहां प्लेस्ड कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि जो बातें कही गई क्या वो हमारी बातें सही हो रही हैं या नहीं। क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। कहा गया है A और C एक दूसरे के बगल में बैठे हैं। A और C एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, राइट हो गया, ये बात सही है। E व B भी एक दूसरे के साथ बैठे हैं, E और B भी एक दूसरे के साथ बैठ गए हैं। ठीक है, कहा गया है कि जो B है, B जो है वो F के बाईं ओर अगला है, तो ये बात हमारी बिल्कुल राइट हो जाती है। अब यहां पर D और E के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, और A E के बगल में नहीं बैठा है। क्या E के बगल में बैठा है? बिल्कुल बैठा है। A E के बगल में बैठा है, तो यहां पर अभी भी सिचुएशन सही नहीं बन रही है, तो यहां C को बैठा लेंगे और यहां A को बैठा लेंगे। तो अब यहां पर देख सकते हैं, क्या E A के बगल में बैठा है? A के बगल में नहीं बैठा है, और जो बात हमारी यहां गई थी। तो इसी तरीके से हम जो भी फिगर को ड्रॉ करते हैं, फिगर को ड्रॉ करने के बाद में आप क्वेश्चंस को वापस रीड करके अपने बैठाले गए सिचुएशंस को पहले मैच करेंगे। जब सारी सिचुएशन मैच हो जाएंगी, उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब हमारा ये फिगर बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यहां पर बोल रहा है। अब प्रश्न नंबर 9 में क्या बोला गया उसको पढ़ते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन कि F और E के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये पूछा गया है। F और E के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये पूछा गया है। लेकिन पूछा क्या गया है, कहा गया है कि यदि F से E के लिए चलें, F से E के लिए चलें और घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत दिशा में चलें, विपरीत दिशा में अगर चलेंगे तो F अगर चलेगा, अगर घड़ी की सुई कैसे चलती है बेटा, वो चलती है दक्षिणावर्त, ऐसे चलती है। तो अगर ऐसे चलेंगे तो F और E के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है। आप समझते जाइएगा, कितने व्यक्ति बैठे हैं, कितने व्यक्ति बैठे, एक बैठा हुआ है। लेकिन कह रहे इसके विपरीत चलना है, किसके, घड़ी के सुइयों के चलने की विपरीत दिशा। तो विपरीत दिशा तो ऐसी होती है। अब हम इधर की तरफ चलेंगे, मींस डायरेक्शन हमारा ऐसे रहेगा, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। तो F से E की तरफ, अगर F से E की तरफ ऐसे चलेंगे तो हमारे कितने व्यक्ति बैठे हैं, D बैठा है, A बैठा है, C बैठा है, यानी F और E के बीच में कुल 3 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति। तो हमारा आंसर A तो सही नहीं होगा, A तो रॉन्ग हो जाएगा, B भी रॉन्ग हो जाएगा, और C ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी था, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है उसके बारे में समझते हैं। कह रहा है E के बाईं ओर अगला व्यक्ति कौन है। E के बाईं ओर अगला व्यक्ति कौन होगा। देखो, बाईं ओर आप कैसे डिसाइड करेंगे, बाईं ओर का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड। अब इन दोनों की जो डायरेक्शन है, इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो केंद्र की तरफ है। अगर कोई व्यक्ति केंद्र की तरफ बैठेगा तो उसका राइट हैंड साइड इधर होगा और लेफ्ट हैंड साइड आपका उधर होगा। तो E का लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि इधर है और बाईं ओर बोल रहा है, तो बाईं ओर अगला व्यक्ति बेटा C दिख रहा है, C। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। B और C और D आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से
इस सीरीज का अब अंत हो जाता है यहीं से, और आने वाले वीडियोस में सीटिंग अरेंजमेंट के और भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे विदा लूंगा। अब किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।